स्वागत है आप सभी का समसमायिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस क्लास में 25 और 26 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पे हम लोग प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे चर्चा करते हैं। डेली न्यूज़पेपर बेस्ड ये करंट अफेयर की क्लास होती है और यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ साथ में प्रमुख आर्थिक खबरें और जो विज्ञान परिदृश्य से संबंधित है, आर्थिक परिदृश्य से संबंधित, खेल परिदृश्य से संबंधित, पुरस्कार, नियुक्तियां, सारी चीज़ों पे एक पॉइंट टू द पॉइंट चर्चा करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश स्पेशल की महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं, खबरें होती हैं, उनको भी समाहित किया जाता है। रही बात बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर बीपीएससी की करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करिए। तो इसके लिए देखा जाए हम लोग बीपीएससी की जो करंट अफेयर की सीरीज है उसको भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लेखपाल की परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद में हम लोग बीपीएससी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। और चूंकि हम लोगों का बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है वो बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टार्ट होने वाली है, तो उसी के साथ देखा जाए हम लोग लगातार अपनी जो वीडियो श्रृंखला होगी करंट अफेयर की उसको भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करते हैं 25 और 26 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए देखते हैं। पहली खबर क्या है? 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्योर्ड ने जीता पाल्मे डियोर पुरस्कार। ठीक है, यहां पर देखा जाए 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रोमानियाई निदेशक है क्रिस्टीन मुंगियो की फिल्म फ्योर्ड। ठीक, ये फ्योर्ड फिल्म है, इसने सर्वोच्च सम्मान पाल्मे डियोर प्रदान किया गया है। याद रखिएगा परीक्षा में जो सिने जगत होता है, सिने जगत से संबंधित सवालों की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ऑस्कर से संबंधित सवाल हो गया, कान से संबंधित पुरस्कार हो गया, बाफ्टा पुरस्कार से संबंधित सवाल हो गए। तो ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे आपके परीक्षाओं में देखा जाए लगातार सवाल पूछे जाते रहे। ठीक है, तो आपको याद रखना ये फ्योर्ड, जो फ्योर्ड है, फ्योर्ड फिल्म, यहाँ पर देखा जाए 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्योर्ड ने जीता पाल्मे डियोर पुरस्कार। ठीक है, इसके निर्देशक याद रखिएगा कौन है? क्रिस्टियान मुंगियो। ठीक है, क्रिस्टियान मुंगियो, इनका नाम याद रखना है आपको, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। इस उपलब्धि के साथ क्रिस्टियान मुंगियो 2 बार पाल्मे डियोर जीतने वाले विश्व के 10वें फिल्मकार बन गए हैं। ठीक है, 10वें फिल्मकार हैं जिन्हें 2 बार देखा जाए पाल्मे डियोर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे पहले उनकी फिल्म जो थी 4 मंथ्स 3 वीक्स 2 डेज को 2007 में यह सम्मान मिला था। और 2007 के बाद देखा जाए 2026 में दोबारा से देखा जाए फ्योर्ड के लिए इनको सम्मान प्रदान किया गया है। फिल्म फ्योर्ड नॉर्वे में रहने वाले रोमानियाई दंपति एवं बाल शोषण जांच पर आधारित सामाजिक राजनीतिक कथा है। ग्रांड प्री पुरस्कार रूसी निदेशक ऑन्द्रियाई जवागिंत्सेव की फिल्म जो है मिनोटॉर, इसको प्रदान किया गया है, जो रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, और समारोह में देखा जाए तो जूरी के अध्यक्ष कौन थे? तो दक्षिण कोरियाई निदेशक हैं पार्क चान वुक। और ये जो पार्क चान वुक है, यहाँ पर देखा जाए ये जो एशिया है, ठीक है, एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो बनाए गए थे जूरी के अध्यक्ष। किसमें? 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो था, इसमें जूरी अध्यक्ष बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखिएगा, पार्क चान वुक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत जूनियर डेविस कप अंडर 16 फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। यहां पर देखा जाए भारत ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में आयोजित जूनियर डेविस कप अंडर 16 एशिया ओशनिया फाइनल क्वालिफाइंग के चौथा स्थान हासिल कर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। देखा जाए तो कोच राणा बनर्जी के मार्गदर्शन में भारतीय टीम में तविश पाहवा, हक्ति कटाकम एवं रिभव सिरोहा सम्मिलित थे। यहाँ पर देखा जाए भारत ने राउंड रॉबिन चरण में इंडोनेशिया को 2-1, मलेशिया को 3-0 और चीन को 3-0 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने उज्बेकिस्तान को 2-0 से पराजित किया था। और यहाँ पर देखा जाए सेमीफाइनल में भारत को कजाकिस्तान तथा तीसरे स्थान पर मुकाबले के लिए जापान से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, देखा जाए 16 टीम वाला जूनियर डेविस कप फाइनल्स इस वर्ष मिस्र में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा जो फाइनल्स होगा वो कहां पर होगा? मिस्र में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आर्यवीर देवान बने एशिया अंडर 19 स्क्वैश चैंपियन। यहां पर देखा जाए भारतीय खिलाड़ी आर्यवीर देवान जो है ये चीन के देखा जाए पान झियाओ, ठीक है, पान झुआ जो है यहाँ पर आयोजित किया गया था 33वीं एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप। इसमें देखा जाए जो लड़कों की कैटेगरी थी उसमें अंडर 19 वर्ग में अपना खिताब जीत लिया है। ठीक है, अंडर 19 में देखा जाए तो एशियाई अंडर 19 स्क्वैश चैंपियन कौन बने हैं? इनका नाम है आर्यवीर देवान। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। और यही पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है कि अंडर 19 एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप के विजेता कौन बने? आर्यवीर देवान बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है
तो इन पॉइंट्स को देखा जाए कितने से पराजित किया, तो ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देखें तो याद रखिएगा कि प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 1 स्वर्ण पदक जीता, 3 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किया था। ठीक, और यहाँ पर देखा जाए शिवेन अग्रवाल अंडर 17 बालक वर्ग में इन्होंने पदक हासिल किया। साथ ही साथ देखा जाए अनिका दुबे और अमार्या बजाज जो है अपने अपने वर्ग में उपविजेता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। गुलवीर सिंह, बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है गुलवीर सिंह का। ठीक, आए दिन देखिए तो गुलवीर सिंह एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना रहे हैं। इन्होंने बनाया 5000 मीटर आउटडोर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड। ठीक है, 5000 मीटर आउटडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज किया है। यहाँ पर देखते हैं भारतीय धावक हैं गुलवीर सिंह। इन्होंने अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित एलॉय ट्रैक फेस्ट में प्रतियोगिता में 5000 मीटर आउटडोर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 13 मिनट 3.93 सेकंड का समय निकालकर अपना ही पुराना रिकॉर्ड जो था, यहां पर देखा जाए 13 मिनट 11.82 सेकंड का, इसको तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूल सिल्वर स्तर की प्रतियोगिता थी। 27 वर्षीय गुलवीर का 5000 से अधिक समग्र राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो था ये 12 मिनट 59 सेकंड 77 मतलब 12 मिनट 59.77 सेकंड का था, जो उन्होंने पिछले वर्ष बोस्टन में आयोजित टेरियर DMR चैलेंज इंडोर प्रतियोगिता में बनाया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए प्रतियोगिता में एरिट्रिया के हाप्तोमा सैमुअल ने 12 मिनट 57.23 सेकंड का समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था। यहाँ पर देखा जाए स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है, तो स्वर्ण पदक हासिल किया है एरिट्रिया के हाप्तोमा ने। किसमें, 5000 मीटर आउटडोर प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन कहां पर किया गया था, लॉस एंजल्स में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। रोहित राजपाल बने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शेफ डे मिशन। अब जो शेफ डे मिशन बेसिकली कौन होता है, देखा जाए एक तरीके से चीफ होता है, जो हमारा पूरा टीम जाती है उस टीम को लीड कौन कर रहा है, मतलब उसका हेड कौन है। ठीक, रिपोर्ट कौन है, मैनेजर कौन है, तो जो मैनेजर होता है उसी को देखा जाए शेफ डे मिशन कहा जाता है। और राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित किए जाएंगे देखा जाए तो इसका जो हमारा जो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो टीम जा रही है उसमें भारत के शेफ डे मिशन कौन होंगे, उनका नाम है रोहित राजपाल। बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं डेविस कप टीम के कप्तान रोहित राजपाल को आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का शेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है ये ग्लासगो में किया जाएगा। ठीक है, और ये सवाल आरओ की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में देखा जाए ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। यहां पर देखा जाए रवि बेनागी, इनको देखा जाए उप शेफ डे मिशन बनाया गया, यानी कि देखा जाए तो को मैनेजर बनाया गया है। ठीक, साथ ही साथ देखा जाए वंदना राव एवं राहुल स्वामी जो है इनको सामान्य टीम प्रबंधक बनाया गया है। बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा भी वरिष्ठ नेतृत्व प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगी। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुराम अय्यर और विमनेश वेंगलेल भी सम्मिलित हो रहेंगे। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चीन ने 2030 चंद्र मिशन लक्ष्य के तहत भेजा वर्ष भर का मानव अंतरिक्ष मिशन, यानी कि देखा जाए चीन ने वर्ष भर का मानव अंतरिक्ष मिशन भेजा है। यहां पर बात करते हैं सेंझोउ 23। ठीक है, सेंझोउ 23 अंतरिक्ष यान के माध्यम से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया है चीन ने। यहां पर देखा जाए यह प्रक्षेपण जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2FY-23 रॉकेट से किया गया था। मिशन में शामिल ली जियांग हांगकांग के अंतरिक्ष मिशन से भाग लेने वाले पहले चीनी अंतरिक्ष यात्री हैं, यानी कि जो ली जियांग है ये हांगकांग के रहने वाले हैं। और यहां पर बात करें हांगकांग से अंतरिक्ष मिशन में भाग लेने वाले पहले चीनी यात्री कौन है, इनका नाम है ली जियांग। ये नाम याद रखिएगा। मिशन के दौरान देखा जाए तो एक अंतरिक्ष यात्री लगभग 1 वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहेगा, जो चीन में अब तक का सबसे लंबा मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। यहाँ पर देखा जाए तो चीन इस मिशन के माध्यम से क्या करना चाहता है, तो दीर्घकालिक अंतरिक्ष प्रवास के मानव शरीर पर प्रभावों का अध्ययन करना चाहता है। ठीक है, और ये जो दीर्घकालीन प्रवास है इसका मानव शरीर के पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह मिशन चीन के वर्ष 2030 तक मानव युक्त चंद्र मिशन भेजने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से देखा जाए तो मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उस प्रभावों का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर देखा जाए ये मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। सरस्वती नदी पुनर्जीवन मिशन में इसरो करेगा सहयोग। बात करते हैं तो सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड, ठीक है, सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड जो है इसने वैदिक नदी सरस्वती के प्राचीन प्रवाह मार्ग की खोज हेतु गुजरात में इसरो की सहायता लेने का निर्णय लिया है। बात करें तो सरस्वती पुनर्जीवन मिशन के अंतर्गत पहले गुजरात तथा बाद में राजस्थान में यह परियोजना विस्तार की योजना बनाई गई है। यहाँ बात करें तो बोर्ड के द्वारा हरियाणा में
विभिन्न जल स्रोतों को जोड़कर लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में जल प्रवाह पुनः शुरू किया जा सकता है। इसरो की सैटेलाइट मैपिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी और भूवैज्ञानिक अध्ययन की सहायता से देखा जाए तो नदी के प्राचीन मार्ग की पहचान की जाएगी। यहाँ पर बात करें तो परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु विशेष तकनीकी एवं जल संसाधन विशेषज्ञ टीम का गठन किया जाएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का देखा जाए कितनी बार उल्लेख मिलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो सरस्वती नदी है उसको नदी दमा कहा गया है। ठीक, तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 77 बार उल्लेख मिलता है। और मान्यता अनुसार यह नदी उत्तराखंड से लेकर रण ऑफ कच्छ तक प्रवाहित होती है। ठीक, ऐसी मान्यता है। ये जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम उत्तराखंड से होता है और ये गुजरात का जो रण ऑफ कच्छ है वहां तक प्रवाहित होती है। ठीक, अंतर्ध्यान रूप में। चलिए आगे बात करते हैं। भव्य योजना के तहत देश भर में स्थापित होंगे 100 औद्योगिक पार्क। यहां पर बात करते हैं, केंद्र सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना, अब याद रखिएगा जो भव्य है, भव्य का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि भव्य का फुल फॉर्म क्या है, तो भव्य का फुल फॉर्म याद रखिएगा, भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य का फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत 100 औद्योगिक पार्क भारत में स्थापित किए जाएंगे और इसकी प्रक्रिया देखा जाए शुरू कर दी गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो पहला चरण है, पहले चरण के अंतर्गत 50 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, योजना के अंतर्गत देखा जाए अगले 6 वर्षों में 100 औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए देखा जाए 33,660 करोड़ रुपए केंद्र सरकार प्रदान करेगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस योजना के तहत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य भी करेगी। ठीक है, और पार्कों को प्लग एंड प्ले सुविधा, विकसित आधारभूत संरचना तथा सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए जो भी सुविधाएं यहां पर इंस्टॉल करनी है उसके लिए क्लियरेंस जो होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस यहां पर प्रदान किया जाएगा इन पार्कों की स्थापना के लिए। ठीक, तो याद रखिएगा ये 100 औद्योगिक पार्क कब तक स्थापित किए जाएंगे? अगले 6 साल में इन औद्योगिक पार्कों को स्थापित करने का लक्ष्य है। और इस स्कीम का देखा जाए टोटल कॉस्ट जो आएगा, ये जरूर याद रखिएगा, ये टोटल कॉस्ट जो आएगा कितना है? 33,660 करोड़ रुपए इसका टोटल कॉस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एक सवाल है। ठीक, एक सवाल है, आप इस एक सवाल को रट के जाइएगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, जिससे आपसे यूपी पीसीएस में 150 सवाल पूछे जाते हैं ना, तो उस 150 में देखा जाए तो एक सवाल मान के चलिए फिक्स है, 100% ये फिक्स है। जब भी एसआरएस रिपोर्ट आती है, हर बार देखा जाए एसआरएस रिपोर्ट से एक सवाल पूछा गया है, हर बार पूछा गया है। ठीक, तो आपको एसआरएस रिपोर्ट तैयार करके जाना है। ये मुख्य परीक्षा के लिए आपके 8 नंबर का सवाल है और प्रीलिम्स के लिए देखा जाए तो एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है पॉइंट्स। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो मातृ मृत्यु दर है यानी कि एमएमआर है, ये बढ़कर कितनी हो गई है? 154 हो गई है, जो देश में सर्वाधिक है। यानी कि जो मातृ मृत्यु दर है, ठीक है, मातृ मृत्यु दर है वो बढ़ गई है। देश की तुलना में देखा जाए उत्तर प्रदेश की तुलना, यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो मातृ मृत्यु दर है वो ज्यादा है। प्रदेश में एमएमआर एक वर्ष में 141 से बढ़कर कितनी हो गई है? 154 हो गई है। यानी कि देखा जाए तो 1 लाख माएँ हैं। ठीक है, 1 लाख माँ जीवित जन्म, ठीक, 1 लाख जीवित जन्म हो गया है। कितना? 154। कितना पहले था? 141 था, ये बढ़कर कितना हो गया? यानी कि देखा जाए जो शिशु होते हैं उनके जन्म के समय जो माताओं की मृत्यु हो जाती है तो पहले 141 था, लेकिन अब ये बढ़ गया, 154 हो गया है। यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मातृ मृत्यु दर जो है ये घटकर कितना हो गया है? 88 तक पहुंच गया है तथा 100 से कम करने के लक्ष्य समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया। यानी कि 100 से कम करना था, ये लक्ष्य था, और 88 हो गया, यानी कि समय जितना निर्धारित है उससे पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्रमशः 135 और 124 एमएमआर के साथ अगले स्थानों पर है। यानी कि पहले स्थान पर कौन है? फर्स्ट पर है यूपी, ठीक है, सेकंड पर मध्य प्रदेश और थर्ड पर देखा जाए छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। सबसे कम मातृ मृत्यु दर कहां पर दर्ज किया गया? केरल में दर्ज किया गया। कितना? 24। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु में कितना? 25। यहां पर बात करते हैं राज्य परिवर्तन आयोग ने मातृ मृत्यु दर में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण कर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। यहाँ पे एसआरएस रिपोर्ट जो आई है, यहाँ पर एसआरएस रिपोर्ट के बाद में देखा जाए उत्तर प्रदेश का जो राज्य परिवर्तन आयोग है उसके द्वारा मातृ मृत्यु दर में वृद्धि का कारण क्या है इसका विश्लेषण किया जाए और किस प्रकार से इस पर लगाम लगाया जाए इसका दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। ठीक है, और पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले कितना था और बढ़कर अब कितना हो गया, तो 154 हो गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? चीन का चांग E7 मिशन करेगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का सर्वेक्षण। यहां पर देखा जाए जो चीन का चांग E7 मिशन है,
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सर्वेक्षण करने का कार्य करेगा। बात करते हैं चीन की प्रस्तावित चांग ई 7 चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पर्यावरण और संसाधनों का सर्वेक्षण करेगा। ठीक है, देखा जाए तो चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के अनुसार यह मिशन कक्षीय परिक्रमा, लैंडिंग, रोवरिंग और हॉपिंग तकनीक का उपयोग करेगा। यहां पर बात करें मिशन का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी, बर्फ की खोज तथा भविष्य के शोध केंद्र की स्थापना करना इसका मुख्य लक्ष्य है। यहां पर बात करें अप्रैल 2026 में चांग ई 7 यान को हेनान प्रांत स्थित प्रक्षेपण स्थल पर पहुंचाया गया, जहां यह प्रक्षेपण पूर्व तैयारियां जारी हैं। और यहां पर बात करें 2026 के अंत तक ये जो चांग ई 7 मिशन है, चांग ई 7 मिशन, इसको 2026 के अंत तक लॉन्च करने की योजना चीन ने बनाई है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि पहला देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, तो वो देश है भारत। और यहां पर देखा जाए अब कौन सा देश जा रहा है, अब जा रहा है यहां पर चीन। ठीक है, और चीन का मुख्य उद्देश्य यही है कि दक्षिणी ध्रुव पर पानी, बर्फ की खोज करे, भविष्य में शोध केंद्र की स्थापना की संभावनाएं क्या हो सकती हैं उसका आकलन करना, मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए तो चीन ने पहले से मिशन लॉन्च करके रखा ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई से लागू होगा आयुष्मान भारत योजना। यहां पर बात करें पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि आयुष्मान भारत योजना राज्य में 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगी। यह पहली बार होगा जब वर्ष 2018 में शुरू की गई इस केंद्रीय स्वास्थ्य योजना को पश्चिम बंगाल में लागू किया गया। यानी कि 2018 में ये आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट हुई थी और 2018 के बाद अब देखा जाए जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके बाद जो आयुष्मान भारत योजना है इसको देखा जाए पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया जाएगा 1 जुलाई 2026 से। तो ये जो कट ऑफ डेट है इस कट ऑफ डेट को जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक में स्वास्थ्य अवसंरचना, टीकाकरण एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देखा जाए 2026-27 के लिए राज्य को 3,505.59 करोड़ रुपए की सहायता भी स्वीकृत की है। यहाँ पर बात करें आयुष्मान भारत कार्ड हेतु पंजीकरण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा पूर्व के स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अमृत फार्मेसी योजना के तहत गंभीर एवं दीर्घकालिक रोगों की दवाएं 50% और 80% की रियायती दरों पर उपलब्ध भी कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कट ऑफ डेट जरूर याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत मिशन योजना लॉन्च की गई है। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और इसने अपना लिया है 1 जुलाई से यहाँ पर देखा जाए जो योजना है लागू हो जाएगी। आगे बात करते हैं मेजर अभिलाषा बराक। मेजर अभिलाषा बराक को मिलेगा संयुक्त राष्ट्र का सैन्य जेंडर एडवोकेट पुरस्कार। यहां पर देखा जाए भारतीय शांति सैनिक मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखा जाए तो उन्होंने लेबनान में महिलाओं एवं किशोरियों के साथ सामुदायिक सहभागिता एवं जागरूकता गतिविधियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। बात करें मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान में भारतीय बटालियन की फीमेल एंगेजमेंट टीम की कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने शांति सैनिकों के लिए जेंडर संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की यह उपलब्धि भारतीय महिला सैन्य नेतृत्व की बड़ी सफलता बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। SM कृष्णा मेमोरियल ओपन ATP चैलेंजर खिताब पीटर बार बर्यूकोव ने जीत लिया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए पीटर बार बर्यूकोव जो है उन्होंने जीत लिया है कौन सा SM कृष्णा मेमोरियल ओपन ATP चैलेंज। ठीक है, देखा जाए तो रूस के पीटर बार बर्यूकोव ने SM कृष्णा मेमोरियल ओपन ATP चैलेंज का एकल जो खिताब था, एकल वर्ग का खिताब, उसको जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने बेलारूस के इलिया इवाशाका को पराजित किया है। यहां पर बात करें यह बर्यूकोव का करियर का पहला ATP चैलेंजर खिताब है। ठीक है, युगल वर्ग में बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है युगल वर्ग। युगल वर्ग में देखा जाए तो भारत के मुकुंद शशि कुमार और आदिल कल्याणपुर की जोड़ी ने खिताब हासिल किया। ठीक है, तो युगल वर्ग में किसने हासिल किया है? मुकुंद शशि कुमार और आदिल कल्याणपुर, ये दो नाम आपको याद रखना है। इन्होंने जीता है SM कृष्णा मेमोरियल ओपन ATP चैलेंजर का खिताब। चलिए आगे बात करते हैं। केविन वॉर्स बने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष। ठीक है, तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? केविन वॉर्स बन गए हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। केविन वॉर्स आधिकारिक रूप से अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष का कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। किसका स्थान लिया? तो जोरेम पावेल का स्थान लिया, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है,
यहाँ पर बात करें, यह नियुक्ति महंगाई, ब्याज दरों पर राजनीतिक दबाव एवं फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर जारी बहस के बीच में हुई है। अमेरिकी सीनेट ने बॉस की नियुक्ति को देखा जाए दलीय आधार पर मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, यहाँ पर बात करें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों का प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इसीलिए इस नेतृत्व परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष नजर रखी जा रही थी। चलिए आगे बात करते हैं। 23 मई का जो दिन होता है इसको विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट छूट गया था, ठीक है, विश्व कछुआ दिवस याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें तो वर्ष 2026 में 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। यहाँ पर बात करें 2026 में जो कछुआ दिवस मनाया गया था, ये इसका 26वां आयोजन था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कछुओं एवं कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक आवासों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। तो अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था है अमेरिकन टार्टाइज रेस्क्यू, इसी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर देखा जाए जो ATR है यानी कि अमेरिकन टार्टाइज रेस्क्यू है, इसकी स्थापना 1990 में सुसान टेलम एवं मार्शल थॉमसन के द्वारा की गई थी। और यह दिवस जैव विविधता संरक्षण तथा वन्य जीव सुरक्षा के प्रति सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित भी करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 23 मई के दिन मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। संदीप बख्शी पुनः बने ICICI बैंक के MD और CEO। ठीक है, यहां पर देखा जाए नियुक्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूरा देखा जाए संदीप बख्शी, एक लाइन में याद रखिए, नियुक्तियों वाले जितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर बहुत डिटेल से लिखा हुआ है कि किस पद पर हुए, कब ज्वाइन करेंगे। ठीक, तो इतना आपकी डिटेल में आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए ताकि डिटेल में अगर पूछ भी लेता है तो आप उसको अभी सॉल्व कर लें। लेकिन सबसे ज़्यादा क्लियर कट चीज़ें यहाँ पर रहेंगी कैसे, जब आप याद रखेंगे कि ICICI बैंक के नए MD या देखा जाए तो एक प्रकार से पुनर्नियुक्त किसको किया गया है, संदीप बख्शी को पुनर्नियुक्त किया गया है ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। AIIB ने शुरू किया $10 अरब का EFSERF फैसिलिटी। यहां पर बात करते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मध्य पूर्व संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक प्रभावों से निपटने हेतु एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस फैसिलिटी की शुरुआत की है। ठीक, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस फैसिलिटी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। ठीक, 4 ऑप्शन रहेगा, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर AIIB, और एक ऑप्शन दे दिया यूरोपियन यूनियन। तो वहां पर आप टिक करें आसानी से। इसके लिए याद रखिएगा कि एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस फैसिलिटी किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, AIIB के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, चलिए देखा जाए तो इस सुविधा के तहत होगा क्या कि अगले 2 वर्षों में सदस्य देशों को $10 अरब की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है। इसके अंतर्गत बजटीय सहायता, महत्वपूर्ण आयातों पर वित्त पोषण, तरलता समर्थन तथा पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल संघर्ष प्रभावित देशों को पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनर्बहाली क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है। देखा जाए तो बीजिंग चीन मुख्यालय वाला AIIB वर्ष 2015 में स्थापित हुआ था तथा जनवरी 2016 से इसका औपचारिक संचालन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग चीन में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत इथोपिया के बीच में WTO सदस्यता प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ है। यहां पर बात करें, भारत और इथोपिया ने जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से संबंधित द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। यहां पर बात करें तो इस समझौते पर भारत की ओर से सेंथिल पांड्यान सी और इथोपिया की ओर से देखा जाए सेबाग केबेब ऊबडाक के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। यह प्रोटोकॉल देखा जाए इथोपिया की WTO सदस्यता प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, इथोपिया जो है इसको WTO का सदस्य की सदस्यता का यहाँ पर जो सदस्यता है वो WTO की मिल जाएगी, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते में व्यापार सुधार, शुल्क प्रतिबद्धता, बाजार पहुंच तथा WTO नियमों के अनुरूप नीतिगत समन्वय सम्मिलित किया गया है। भारत ने अल्प विकसित और विकासशील देशों की WTO सदस्यता प्रक्रिया को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया भी है। और यहाँ पर बात करें, यह प्रक्रिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मार्गदर्शन में तेज गति से आगे बढ़ाई जा रही है। और इसी कड़ी में बात करें तो WTO सदस्यता के लिए प्रोटोकॉल हस्ताक्षर कर लिया गया है इथोपिया के साथ में। और भारत करेगा क्या, भारत बेसिकली इथोपिया का समर्थन करेगा ताकि वो जो विश्व व्यापार संगठन है उसका सदस्य बन सके। आगे बात करते हैं राजनाथ सिंह की वियतनाम एवं दक्षिण कोरिया यात्रा का था ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, जो वियतनाम और दक्षिण कोरिया यात्रा हुई थी उसका ओवरव्यू देखते हैं। इसके माध्यम से हुआ क्या है, जो रक्षा सहयोग था दोनों देशों के साथ भारत का, वो और मजबूत हुआ है। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
यहां पर देखें 18 से 21 मई 2026 तक वियतनाम एवं दक्षिण कोरिया की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हुए थे। यात्रा का उद्देश्य रक्षा, औद्योगिक साझेदारी, समुद्री सहयोग एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करना था। बात करें तो वियतनाम में उन्होंने रक्षा मंत्री फॉन वॉन जियांग के साथ में द्विपक्षीय वार्ता कर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। इस दौरान वियतनाम के लैंग्वेज लैब एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का उद्घाटन भी किया गया। यानी कि वियतनाम में भारत के द्वारा लैंग्वेज लैब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। एआई लैब का उद्घाटन किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। बात करें तो भारत में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं वियतनाम की टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी के बीच में एआई तथा क्वांटम तकनीक पर समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षरित किया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो दक्षिण कोरिया में भारत एवं दक्षिण कोरिया के बीच में रक्षा, साइबर सुरक्षा तथा रक्षा सूचना साझाकरण संबंधी एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। और इस प्रकार देखा जाए तो दोनों देशों के साथ जो हमारे रक्षा संबंध है, रक्षा सहयोग है, वो और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं वियतनाम और दक्षिण कोरिया के साथ। और इस यात्रा पर कौन गए हुए थे? तो राजनाथ सिंह गए थे। 18 से लेकर 21 मई के बीच में 4 दिवसीय यात्रा थी। आगे देखते हैं, भारतीय सेना ने लॉन्च किया क्यू फोर्स डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। ठीक, याद रखिएगा, क्यू फोर्स डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के सैन्य लॉजिस्टिक एवं आपूर्ति प्रबंधन को मजबूत करने हेतु क्यू फोर्स नामक एकीकृत डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बस इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, ये पॉइंट आप याद रख लीजिए तो आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीजें कि सैन्य लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति प्रबंधन को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है क्यू फोर्स। चलिए आगे चलते हैं, कुछ सवाल हैं, इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ठीक है, यहां पर देखा जाए 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है जूनियर डेविस कप अंडर 16 फाइनल्स 2026 का आयोजन कहां होगा? भारत, जापान, मिस्र या कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है भव्य योजना के तहत कितने औद्योगिक पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया? कितने औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, 25, 50, 75 या 100। क्वेश्चन नंबर 4 है क्यू फोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवाओं से, कृषि विपणन से, सैन्य लॉजिस्टिक एवं आपूर्ति प्रबंधन से या डिजिटल बैंकिंग से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? पीटी उषा, मेजर अभिलाषा बराक, वंदना राव या अनिका दुबे। तो ये है 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें देखा जाए पिछले 2 दिन के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको समाहित किया गया है। आपको क्लास पीडीएफ और एमसीक्यू ऐप पर मिल जाता है, क्लास की जो पीपीटी होती है वो भी ऐप पर मिल जाता है, साथ ही साथ में प्रिंटेबल पीडीएफ जो होता है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। और इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ में आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।